गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पुष्पेन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग क्लासेज में। आज के सेशन में मैं बच्चों लेके आया हूं क्लास 10 टॉपिक ट्रायंगल। तो अगर इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को मैं टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ सिमिलर फिगर्स। तो आइए, होता क्या है सिमिलर फिगर्स मैं बता देता हूँ। ऐसे टू ज्योमेट्रिक फिगर्स जिनकी शेप सेम हो, साइज़ भले ही डिफरेंट हो या सेम भी हो सकती है लेकिन शेप जरूर सेम हो। तो हम लिखेंगे इसको टू ज्योमेट्रिक फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर figures if they have same shape and may or may not have सेम साइज। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिफिनीशन समझ में आ रही होगी। टू ज्योमेट्रिक फिगर को हम सिमिलर फिगर तभी कहेंगे जब उनके पास सेम शेप हो। शेप कैसी हो? सेम हो। और साइज जो हो वो ज़रूरी नहीं कि सेम हो, सेम हो भी सकती है और सेम नहीं भी हो सकती है। इसका सबसे सुटेबल एग्जाम्पल होता है, फॉर एग्जाम्पल a common example of similar figures are circles with different radii आइए समझाते हैं। ये सर्किल है बेटा, इसकी रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर ले लो। ये सेंटर हुआ ये, उसी एक छोटा सर्किल बना लो जिसकी रेडियस क्या हो 2 सेंटीमीटर ले लो। एक उससे भी छोटा रेडियस सर्किल बना लो जिसकी रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कोई टू फिगर्स को हम किसी भी टू ज्योमेट्रिक फिगर को हम सिमिलर फिगर तभी कहेंगे जब ध्यान देना है कि उसकी शेप कैसी हो, सेम हो, एक समान हो। एक ही टाइप के फिगर होंगे, चाहे उसकी साइज छोटी हो, बड़ी हो, बराबर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो उसकी शेप हैं एक ही होनी चाहिए। अगर शेप डिफरेंट हो गया तो हमारा जो फिगर हो गया वो हो जाएगा डिससिमिलर फिगर्स। तो इसके बाद हम डिससिमिलर फिगर्स को समझाते हैं। पहले आप इसको अच्छा लग रहा है सेशन तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे कंटेंट को अपने फ्रेंडों तक जरूर पहुंचाएं, प्लीज़ नोट डाउन। मैंने आपको बताया कि सिमिलर फिगर्स होते क्या हैं। अगर कोई टू ज्योमेट्रिक फिगर्स सिमिलर नहीं होंगे तो ऐसे फिगर्स को हम डिससिमिलर कहते हैं। तो पहले हम बता चुके हैं कि सिमिलर फिगर वही जो दो ज्योमेट्रिक फिगर होंगे जिनके शेप क्या होते हैं, सेम होते हैं। लिखेंगे टू ज्योमेट्रिक फिगर which have different shape is called dissimilar figures. For example,
जैसे ये हो गया स्क्वायर, और एक ले लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी कुछ देर बच्चों मैं बताया था कि सिमिलर फिगर होने के लिए शेप सेम होनी चाहिए। अगर कोई टू ज्योमेट्रिक फिगर के शेप सेम नहीं है तो वे ज्योमेट्रिक फिगर कैसे होंगे, डिसिमिलर। तो इसका सबसे सूटेबल और कॉमन एग्जांपल होता है कि हम एक फिगर स्क्वायर का ड्रा कर लेते हैं और एक फिगर ट्रायंगल का, ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो ऐसे दोनों कॉम्बिनेशन का जो ये दोनों कॉम्बिनेशन फिगर में है ये कैसे होंगे, डिसिमिलर फिगर होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक सिमिलर पॉलीगॉन पे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सिमिलर पॉलीगॉन्स। तो सिमिलर किसी भी टू पॉलीगॉन के सिमिलर होने के लिए आपको तीन कंडीशंस जरूरी होती हैं। पहला होता है कि दोनों पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड इक्वल हो, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन्स इन सेम, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन होती है उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उसकी मेजर इक्वल होनी चाहिए। अनदर होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो सेम हो। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर सेम होता है तो इसी को हम बोलते हैं ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो आइए मैं इसको एक बार फिर से लिखा हूँ बोर्ड पे, आप समझा देता हूँ। टू पॉलीगॉन्स आर सेड टू सिमिलर पॉलीगॉन्स इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ साइड। मतलब दोनों पॉलीगॉन में जितनी भी साइड हों, फर्स्ट पॉलीगॉन में उतनी ही साइड सेकंड पॉलीगॉन में भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल की मेजर जो हो सेम होनी चाहिए। दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल को बोलते हैं कि रेशियो उनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको ये सिमिलर पॉलीगॉन्स की भी डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अगर पॉलीगॉन्स में फर्स्ट ज्योमेट्री होती है हमारी ट्रायंगल की, यहीं पर हम लिख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। तो कहने का मतलब कि अगर कोई टू ट्रायंगल होंगे तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स 3 होती हैं, तो इसमें नंबर ऑफ साइड 3 इक्वल होंगी। तो पहले हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। सेकंड होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर उन्हीं दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा तो हम उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपका है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थिल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम इसके स्टेटमेंट को बताते हैं। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहानी का सेंस ये है बेटा, इस किसी भी एक ट्रायंगल को हम ड्रा करते हैं, उनमें से एक लाइन, मान लीजिए ट्रायंगल हमारा ए बी सी है, तो हम लाइन बी सी के पैरेलल एक लाइन डी ई ड्रा करते हैं। डी इज पैरेलल टू बी सी, जो कि यहाँ कहा गया है ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। तो वन साइड ऑफ ट्रायंगल मीन्स ये साइड बी सी को मैंने चूज किया है, और जो लाइन ड्रा किया है डी ई है जो डी बी सी के पैरेलल है। और ये कह रहा है कि ये जो डी है ये ट्रायंगल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, और वो पॉइंट डी और ई है। तो ये कह रहा है कि हमको बताइए कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं डी और ई, ये टू रिमेन साइड ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स ए डी अपान डी बी इज इक्वल ए ई अपान ए सी। तो हम लिखेंगे इसको गिवन a triangle ABC in which DE parallel to BC and DE intersect AB in D and AC in E। ओके, अब हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव कि AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन EC।
और हमको कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन हम यहाँ से डी टू ए बी एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जिसको हम ई एन के नाम से जानते हैं, और डी और ए सी पर एक परपेंडिकुलर करते हैं डी एम, और यहाँ पर डी को बी से, डी को ई से ज्वाइन करते हैं। बी ड्रा ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ई एन परपेंडिकुलर ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड ज्वाइन बी ई एंड डी सी, बी ई एंड डी सी। तो इतना आप नोट कर लीजिए बच्चों। फिर इसके आगे हम प्रूफ करवाते हैं कि हमको प्रूफ करना ए डी अपान डी बी इज इक्वल ए ई अपान ए सी। प्रूफ पे आते हैं बच्चों। तो लिखोगे वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर हमको बेस पता है और उसकी करिस्पॉन्डिंग हाइट जिसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, अगर ये दोनों पता है तो हम इसी ट्रायंगल की एरिया को फाइंड करने के लिए इसी फार्मूले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज़ करते हैं। आप ध्यानपूर्वक फिगर में देखिएगा, ट्रायंगल ए डी ई पर अगर हम बेस ए डी को लेते हैं तो इसकी करिस्पॉन्डिंग हाइट ई एन है, तो हम इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हाफ, बेस हमारा ए डी है और करिस्पॉन्डिंग हाइट ई एन है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। सिमिलरली अब ध्यान दीजिए बी डी ई ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो उसकी करिस्पॉन्डिंग हाइट होती है वो ट्रायंगल की इंटीरियर पोर्शन में होती है, लेकिन अगर हमारा ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उसकी करिस्पॉन्डिंग हाइट एक्सटीरियर पोर्शन में होती है। तो ध्यान दीजिए, तो ट्रायंगल बी डी ई के लिए करिस्पॉन्डिंग हाइट ई एन ही होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल हाफ बेस डी बी इंटू ई एन। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 वी गेट मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल हाफ ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ डी बी इंटू ई एन। ई एन से ई एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, यहाँ मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल ए डी अपॉन डे बी। इक्वेशन कैपिटल, इक्वेशन स्मॉल ई कर देते हैं। यहाँ तक बच्चों समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारा बेस ए ही हो जाए तो इसकी करिस्पॉन्डिंग हाइट डी एम होगी। तो हम निकालते हैं सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसका बेस अगर हम ए ई लेते हैं तो करिस्पॉन्डिंग हाइट इसकी डी एम होगी। तो इसको इक्वेशन 3 कर देते हैं। और हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल होगा डी ई सी। क्या हो जाएगा? ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी। ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इसकी करेस्पॉन्डिंग हाइट डी एम ही होगी। हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू सी ई इंटू डी एम। इक्वेशन 4 हुआ। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4 वी गेट
आइए बच्चों, अभी मैंने देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस। अगर हम AE लेते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट DM होती है, तो इसको लिखेंगे हाफ इंटू AE इंटू DM। ऐसे ट्रायंगल DEC को लिखेंगे हाफ इंटू C इंटू DM। तो इक्वेशन 3 को अगर हम इक्वेशन 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दो कंडीशन हमको मिली थी, तो हम इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल हाफ AE इंटू DM अपान हाफ C इंटू DM। DM से DM कट आउट, हाफ से हाफ कट आउट, मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये हो जाएगा AE अपॉन CE। इसको स्मॉल b इक्वेशन कर दीजिए। अगर इक्वेशन यहाँ हमको दो इक्वेशन मिल गए A और B, अब इसके हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ इरेज कर देते हैं, जो गिवन लिखे थे यहाँ से इरेज करके लिखते हैं। फिगर में देखिए, आप क्लास 9th में पढ़ा है कि कोई टू फिगर्स अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होते हैं तो उनकी एरिया भी सेम होती है। लिखोगे वी नो दैट two triangles have same area if they lie on the same base and between the same parallels। इसका मतलब फिगर में देखिए BDE और DEC दोनों ट्रायंगल सेम बेस DE पर लाई कर रहे हैं और सेम पैरेलल DE और BC पर लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ध्यान दीजिएगा कि इक्वेशन फर्स्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE भी डिनोमिनेटर में है और यहाँ पर इक्वेशन B में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC भी डिनोमिनेटर में है। तो हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1 अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल 1 अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब दोनों साइड ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन A और B में न्यूमरेटर, दोनों न्यूमरेटर में सेम ही ट्रायंगल की एरिया है जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इसीलिए हम दोनों साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इक्वेशन A में इसी दोनों ट्रायंगल की एरिया का जो रेशियो है AD अपान DB की इक्वल है, इसमें AE अपान CE की इक्वल है। AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन EC, जो कि यही हमको प्रूव करना था। हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसको तुरंत लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने फ्रेंडशिप सर्कल में शेयर करें, जिससे अदर स्टूडेंट को भी इस कंटेंट का फ़ायदा मिले। थैंक यू।